बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अम्मी ने मेरे हाथ पर 100 का नोट रखकर कहा, जा बहाने बहाने से अपनी दादी और बाप की बातें सुनकर आ। मैं अम्मी की पक्की जासूस थी। मैंने शुरू से ही पैसों के एवज अम्मी को दादी की हर बात बताई थी। जब तो मेरी अम्मी और दादी में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन थी। मैंने वो पैसे लिए और खुशी खुशी अपनी किताबें समेट कर दादी के कमरे में चली गई थी, जहाँ अब्बू और वो खुसर फुसर करने में मसरूफ थे। मैं 7वीं जमात में पढ़ती थी, मगर न जाने दादी को ये गुमान क्यों था कि मैं अभी भी ना समझ हूँ। इसीलिए वो मेरे सामने मेरे बाप के कान मेरी माँ के खिलाफ भरती रहती थी। मैं अब्बू के पास जाकर बैठ गई और बहाने से सबक पर हाथ रखकर बोली, अब्बू ये पढ़ा दे। अब्बू ने मेरा माथा चूम लिया और दादी से कहने लगे, मेरी ये बेटी बहुत काबिल है, इसके होते हुए मुझे बेटी की जरूरत नहीं है। आप देखना, ये पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगी। अब्बू की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल नाराज हो गया था। वो बेचारे मुझसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। अब्बू ने मुझे सबक पढ़ा दिया तो मैं उनके पास ही बैठकर खूब जोर जोर से हिल हिल कर पढ़ने लगी थी। दादी और अब्बू अपनी बातों में मशगूल हो चुके थे। दादी कहने लगी, सरफराज, मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आती कि तुम्हें उस कलमुही में नजर क्या आता है जो तुम उसके इश्क में पागल हो चुके हो। मेरी मानो तो अब दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी उम्र गुजर गई तो कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा। अब तो चलो, मैंने अपनी बहन से बात भी कर ली है। वो अपनी हाजरा का रिश्ता तुम्हें देने के लिए रजामंद हो गई है, मगर फिर कहीं से कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। बेटी तुम्हारी जवान होती जा रही है और फिर तुम्हें इसकी शादी की फिक्र पड़ जाएगी और तुम तो शादी के बगैर ही रह जाओगे। अब्बू कहने लगे, अम्मी, मैंने दूसरी शादी से कल भी इनकार किया था और आज भी इनकार करता हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत है। मैं उसके अलावा दूसरी औरत को कबूल नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मुझे बेटी की ख्वाहिश है भी नहीं। अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी है और मेरे लिए यही बहुत है। दादी ने अपना माथा पीट लिया था। तभी मुझे बाहर से आइसक्रीम वाले की आवाज सुनाई दी थी, तो मैं झट से उठकर बाहर निकल गई थी। मैंने अपने लिए आइसक्रीम ली और मजे मजे से खाने लगी थी। तब अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे छत पर ले गई और बोली, मुझे सारी बात बताओ, अंदर क्या गुफ्तगू चल रही थी। मैं बोली, अम्मी, दादी ने आपको कल मुंह ही कहा था और अब्बू से कह रही थी कि दूसरी शादी कर लो। उन्होंने अपनी बहन की बेटी का रिश्ता भी अब्बू के लिए मांग लिया है, मगर अब्बू ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि मेरे लिए मेरी बीवी का चेहरा बहुत खूबसूरत है। अम्मी ने ये बातें सुनी तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। कहने लगी, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे सरफराज जैसा शौहर दिया है, नहीं तो मेरी डाइन सास सच में मेरे सर पर सौतन ले आती। अम्मी बड़बड़ाते हुए नीचे चली गई थी, जबकि मैं छत पर बैठकर आइसक्रीम के जायके से लुत्फानंदोज होती रही थी और साथ ही सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि आखिर अब्बू को अम्मी में नजर ही क्या आता है। ये बात सच है कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी माँ से थी, मगर जो हकीकत है उसको भी तो झुटलाया नहीं जा सकता ना। मेरी अम्मी पक्के गहरे रंग की मालिक थी और उनके चेहरे के नकूश भी मोटे मोटे से ही थे। मेरी अम्मी तो वाजबी शक्लो सूरत की भी मालकिन नहीं थी, जबकि मेरा बाप दुनिया का खूबसूरत तरीन मर्द था। उसकी रंगत खिली खिली सी थी और तीखे से नैन नक्श थे। मैं जब भी अम्मी की जानिब देखती थी तो दिल में यही शुक्र करती थी कि मैं अब्बू पर गई हूँ, नहीं तो मैं ऐसे बद्दे जिस्म के साथ किसी का सामना करने के काबिल भी नहीं रहती। और फिर हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं होती ना कि मेरे बाप जैसा शौहर मिले। खैर, शाम हुई तो हमारे घर पड़ोसन आ गई थी। सईदा आंटी मेरी अम्मी की हमजोली थी और उन दोनों की आपस में खूब दोस्ती थी। वो मुझसे बड़ा प्यार किया करती थी, इसीलिए मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, मगर आज वो बहुत उदास सी नजर आ रही थी। अम्मी ने वजह पूछी तो सईदा आंटी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, न जाने मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मेरा शौहर हर वक्त मुझसे लड़ता रहता है। आज भी उसने बच्चों के सामने मुझ पर हाथ उठाया तो बच्चे बहुत डर गए थे। मुझे ये बताओ नाजिया, तुमने सरफराज भाई को कैसे काबू में किया हुआ है। मेरे सामने आंटी के शौहर की तस्वीर दौड़ गई थी। वो तो एक बड़ी सी तौंद वाला, सख्त से तासुरात वाला शख्स था, जबकि सईदा आंटी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। मेरी दादी भी ये गुफ्तगू सुन रही थी। फौरन से आगे बढ़ी और बोली, सईदा, मुझे तो यही लगता है कि तेरी सहेली ने मेरे मासूम से बेटे पर जादू करवा रखा है, तभी तो इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता उसे। वरना तू देख, इसकी और मेरी बेटी की जोड़ी किसी भी तरह अच्छी लगती है। मेरा बेटा तो शहजादों जैसा है और ये बदनुमा चुड़ैल सी। मेरी अम्मी ने जब ये बात सुनी तो गुस्से से बोली, जैसी भी हूँ अपने शौहर के दिल पर राज करती हूँ, आप जैसी नहीं हूँ जो अभी तक शौहर से जूते खाऊं। फिर अम्मी ने सईदा आंटी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आ जाओ, मैं अपना राज तुम्हें दे देती हूँ। यहाँ नहीं बताऊंगी, बहुत से हासिद लोग हमारी बातों पर कान धर कर बैठे हैं। वो दोनों कमरे में चले गए तो मैं ये सोचने लगी थी कि आखिर अम्मी के पास ऐसा कौन सा नुस्खा है जो उन्होंने अब्बू को काबू में कर रखा है। मुझे तो यही लगता था कि अब्बू और अम्मी की लव मैरिज हुई थी, क्योंकि दादी अम्मी से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। मेरी दादी और दादा अपनी आखिरी उम्र को पहुंच चुके थे, मगर अभी तक वो सारा दिन एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। मगर मेरे अब्बू ने अम्मी को आज तक उफ भी नहीं कहा था। खैर, जब अब्बू घर वापस आए तो दादी ने फिर से अब्बू के कान भरने शुरू कर दिए थे। वो कहने लगी, सरफराज, तू मेरी मान या ना मान, तेरी बीवी ने तुझ पर तावीज करवाए हुए हैं, जब तो तुम्हें उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता और ना ही कुछ सुझाई देता है। मैंने महसूस किया था कि अब्बू के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगे, अम्मी, अगर आपको नाजिया इतनी ही बुरी लगती थी तो फिर आपने उससे मेरी शादी ही क्यों की थी। मैंने घर में कितनी लड़ाई डाली थी ना कि मरता मर जाऊंगा मगर नाजिया से शादी नहीं करूंगा। तब आपने मुझसे कहा था
कि मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी लाज रखने के लिए नाजिया से शादी की थी। बाद में उसने मेरे दिल में घर कर लिया है, तो अब मैं क्या करूं? या तो आप पहले ही मुझसे ये बात कह देती कि सरफराज, अपनी बीवी से मुखलिस मत होना, क्योंकि वो काली कलूटी है और काले इंसान नहीं होते। दादी शर्मिंदा सी हो गई थी और अब्बू तनफन करते हुए अपने कमरे में चले गए थे। अब्बू की बातें सुनकर अब मुझे भी दादी की बातों पर यकीन आने लगा था कि यकीनन अम्मी ने अब्बू पर जादू करवा रखा था, या फिर अम्मी को कोई ऐसा राज मालूम था जिससे शौहर को अपने काबू में रखा जा सकता था। मेरे अम्मी अब्बू की मोहब्बत बहुत मिसाली थी और सभी उन दोनों की जोड़ी पर रश्क किया करते थे। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था जब एक रात मेरी आंख मेरी अम्मी के धाड़ने की आवाज से खुली थी। वो अब्बू से बड़े सख्त लहजे में बात कर रही थी और पूछ रही थी कि ये लड़का कौन है, ये रात के इस पहर आपको फोन क्यों कर रहा है। जबकि अब्बू भी बहुत गुस्से में लग रहे थे। वो बोले, तुम मेरी जासूसी करना छोड़ दो, ये लड़का मेरा दोस्त है। अम्मी बोली, सरफराज, ये लड़का महज 20 बरस का है और फिर तुम दोनों को आपस में क्या जोड़ है जो इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि आपकी कॉल्स हिस्ट्री इस लड़के के नंबर के साथ भरी हुई है। अब्बू चुप रहे थे। अम्मी फिर से बोली, सरफराज, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। अगर ये लड़का तुम्हारा दोस्त है तो फिर आपने आज तक ये बात सबसे खुफिया क्यों रखी? आप घर के किस कोने में छुपकर उससे बातें किया करते थे कि मुझे इल्म ही नहीं हुआ? मुझे आपके हर दोस्त के बारे में मालूम है, मगर आपने कभी इस 20 साला दोस्त का जिक्र मेरे सामने क्यों ना किया? कभी इसका नाम अपने मुंह से अदा क्यों ना किया? आज जब मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है तो आप कह रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है। मुझे बताएं, ये लड़का कौन है? मैं अपने बिस्तर में लेटी खौफ से कांप रही थी, क्योंकि मेरे होश संभालने के बाद से लेकर अब तक मेरे वालिदैन में होने वाली ये पहली लड़ाई थी। अब्बू बोले, तुम क्या सुनना चाहती हो नासिया? अम्मी बोली, मैं सच सुनना चाहती हूँ। अब्बू बोले, ठीक है तो फिर सुनो सच। अम्मी ने अब्बू को एक ऐसी बात बताई थी कि मैं और अम्मी तो बेयकीनी से निठाली हो गई थी। अम्मी ने अपने मुंह पर हाथ रखकर चीख दबाने की कोशिश की थी। वो कहने लगी, सरफराज, ये सब क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? आपको जरा शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अब्बू ने नफी में सर हिला दिया और बोले, नहीं आई मुझे शर्म। फिर उसके बाद अब्बू ने एक और ऐसी बात कर दी थी कि मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मुझे 100% यकीन है कि अगर अब्बू को इस बात का अंदाजा हो जाता कि मैं जाग रही हूँ तो वो कभी भी ये सब न कहते। वो यकीनन खुद को मेरी नजरों से गिराना नहीं चाहते होंगे। अब्बू अम्मी से लड़ झगड़ कर चले गए थे, जबकि वो फूट फूट कर रोने लगी थी और मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर खुट खुट कर रोती रही थी। मुझे आज समझ में आया था कि अब्बू दूसरी शादी करने से क्यों इनकार करते थे। मैं तो यही समझती रही थी कि ये मेरी माँ की खुशकिस्मती है, मगर सारी हकीकत तो मुझ पर आज खुली थी। यूं ही रोते रोते न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह अम्मी ने मुझे झंझोड़ कर उठा डाला था। मैंने अम्मी के चेहरे की जानिब देखा तो वहां दुख था, तकलीफ थी। मेरी माँ के चेहरे से ये साफ वाजे था कि उसने बड़ी मुश्किल से कल रात वाला सदमा बर्दाश्त किया है। मैं उठ बैठी और बोली, अम्मी क्या बात है? अम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, श्श, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। जिस तरह कल रात चुपचाप रोती रही हो ना, अब भी वैसे ही खामोशी इख्तियार कर लो। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान रह गई थी। क्या उन्हें मालूम था कि मैं जाग रही थी? अम्मी कहने लगी, बाप या माँ, ये किसी भी औलाद के लिए सबसे मुश्किल मरहला होता है जब उसे अपने वालिदैन में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। बच्चे तो दोनों के साथ ही रहना चाहते हैं। मैंने अपने दिल से पूछा तो यही जवाब आया था, माँ। अम्मी कहने लगी, देख लो, माँ के साथ भूख भी काटनी पड़ सकती है। मैं बोली, मुझे मंजूर है। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ बाहर ले गई थी। वहाँ 2 छोटे छोटे बैग पड़े थे। हम दोनों माँ बेटी उस घर से निकल आए थे जिसके मुतालिक यही सोचा था कि यही हमारी अमान की जगह है। मैंने आखिरी नजर अपने घर पर डाली तो आंखें भीग गई थी। अम्मी ने रक्षा रोका और फिर हम बस स्टेशन पहुंच गए थे। अम्मी ने मुजफ्फराबाद की 2 टिकटें ली थी। मैं बोली, अम्मी वहाँ हमारा कौन रहता है? अम्मी ने सरदाह भरी थी और बोली, बेटा, इस दुनिया में अब हमारा कोई भी नहीं रह गया। जहाँ भी जाएंगे अजनबी लोगों का ही सामना करना पड़ेगा। मैंने सर हिला दिया था। मुजफ्फराबाद भी आ गया था। अम्मी कहने लगी, मुझे इस शहर के मुतालिक थोड़ी बहुत मालूमात है। मैं अच्छे दिनों में तुम्हारे अब्बू के साथ यहाँ आई थी। हम 3 माह यहाँ रहे थे, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ रिहाइश कहाँ मिलेगी। अम्मी मुझे एक पुराने से मोहल्ले में ले गई थी। घर खस्ता हाल था, मगर हमें रहने के लिए ठिकाना मिल गया था। इस जगह पर किराया कम था, इसीलिए हमने इस जगह का इंतखाब किया था। मेरी अम्मी आसमान से गिरी थी। उन्हें मोहब्बत में धोखा मिला था। वो बिल्कुल ही उजड़ कर रह गई थी और मुझे अपनी वालदा पर बहुत तरस आता था। एक दिन हमारे घर मोहल्ले की एक औरत आई। वो कहने लगी, आप लोग इस मोहल्ले में नए आए हैं? अम्मी ने सर हिला दिया। तब वो मेरी जानिब देखकर बोली, ये आपकी ही बेटी है क्या? शक्ल तो आपसे नहीं मिलती। मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी, ये अपने मरहूम बाप पर गई है। वो खातून कहने लगी, अच्छा तो आप बेवा हैं, फिर आपका गुजर बसर कैसे होता है? बहन, यहाँ पर हर दूसरी औरत किसी न किसी कोठी में सफाई का काम करती है। अगर आपको काम की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझसे कह देना, मैं आपको काम दिलवा दूंगी। अम्मी ने उस औरत का शुक्रिया अदा किया और बोली, अगर कभी जिंदगी में मुझ पर ऐसे हालात आए तो आपसे जिक्र जरूर करूंगी। वो औरत अपने घर चली गई थी, जबकि अम्मी गहरी सोच में डूब गई थी। अम्मी अपने साथ चंद हजार के नोट ही लाई थी जो उन्होंने अच्छे वक्तों में जमा करके रखे हुए थे। वो कुछ ही हफ्तों में खत्म हो गए थे। फिर अम्मी को काम करना पड़ा था। मेरा बाप बहुत अच्छा कमाता था।
उसने हम माँ बेटी पर हमेशा खुले हाथ से खर्च किया था और अब ये हालात आ गए थे कि मेरी माँ को लोगों के घरों में काम काज करना पड़ रहा था। अम्मी को जिस घर में काम मिला था उस औरत का शौहर बैरून मुल्क मुकीम होता था। अम्मी सुबह जाती और शाम तक वापस आ जाया करती थी, जबकि मैं घर में तन्हा रहती थी। मुझे अब अपने बाप की बहुत याद आया करती थी। मैं आज भी तन्हा बैठी हुई थी जब मेरी आंखों के सामने वो रात घूम गई थी जिस रात हम अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। हुआ कुछ यूं था कि अब्बू बहुत गहरी नींद सो रहे थे। मैं भी उस रात उन्हीं के कमरे में सोई थी। कभी कभार मैं अम्मी अब्बू के कमरे में सो जाया करती थी। मैं अब्बू की लाडली थी, इसलिए उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया था। अब्बू के मोबाइल पर बार बार किसी का फोन आ रहा था। मैं मोबाइल की घंटी की आवाज़ सुनकर बेदार हो गई थी। अम्मी ने अब्बू को आवाज़ दी, सरफराज उठे, फोन आ रहा है। मगर अब्बू टस से मस न हुए थे। तब अम्मी ने फोन उठा लिया था। कोई लड़का था जो अब्बू से बात करना चाहता था। वो इस अंदाज में बात कर रहा था जैसे अब्बू का कोई बहुत ही सगा हो। तब अम्मी ने अब्बू के फोन की हिस्ट्री चेक की थी। उस लड़के के नंबर से बहुत बार अब्बू को फोन आया हुआ था। अम्मी को कुछ शक हुआ था। अम्मी ने दोबारा से कॉल की तो वो लड़का बोला कि अब्बू जल्दी से अस्पताल पहुंच जाए, अम्मी की तबीयत बहुत नासाज है। अम्मी बहुत परेशान हो गई थी। जब अब्बू बेदार हुए तो अम्मी ने उनके सामने सवाल रख दिया कि मुझे बताओ कि ये लड़का आपको क्या लगता है। अब्बू पहले तो इनकार करते थे, फिर बोले मेरा बेटा है वो। अम्मी फट पड़ी थी और बोली 20 बरस का बेटा? अब्बू बोले हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे शादी करने से पहले अनम से शादी की थी। तब तक मेरा पहला बेटा फवाद पैदा हो चुका था। मैं अनम से बहुत मोहब्बत करता था और उसे घर से रुखसत करके लाना चाहता था, मगर अम्मी ने मुझे अपने सर की कसम दे दी थी कि मैं हर हाल में तुमसे शादी करूं। अब्बू ने भी डराया धमकाया था, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। अनम मेरे 3 बेटों की माँ है। मैंने तुम्हें भी भरपूर इज्जत दी और उसका भी ख्याल रखा। अम्मी मुझसे दूसरी शादी का कहती रहती थी, मगर मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे अनम से बेतहाशा मोहब्बत थी। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अब जब तुम्हें इस राज का इल्म हो ही गया है तो मैं आज तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। तुम इस काबिल हो ही नहीं कि तुम्हें साथ रखा जाए। अब्बू ने अम्मी को तलाक दे दी थी और कमरे से बाहर निकल गए थे। इसीलिए सुबह सवेरे ही हम अब्बू का घर छोड़कर निकल गई थी। अब्बू ने अम्मी का मान तोड़ा था। अब्बू की पहली बीवी को हार्ट अटैक हुआ था और अब्बू उसकी वजह से बहुत परेशान थे। पर इसका यह मतलब तो नहीं था ना कि वो अम्मी को तलाक ही दे बैठे। शायद वो अपनी पहली बीवी को घर में लाना चाहते थे और ये सब अम्मी की मौजूदगी में नामुमकिन था। मैं अब ये सोचने पर मजबूर हो चुकी हूँ कि मर्द की मर्जी हो तो वो औरत को सर आंखों पर बिठा कर रखता है और जब जमीन पर गिराने के दर पे हो जाए तो एक लम्हे की भी ताखिर नहीं करता। अम्मी बेचारी इस गुमान में थी कि उन्हीं में कोई ऐसा गुण है जिसकी वजह से उनका शौहर उनसे इस कदर वफादार था, जबकि माजरा तो कुछ और ही था। खैर, अब अम्मी हर रोज काम पर जाया करती थी। मेरा उनके लिए दिल बहुत दुखता था, इसीलिए मैं अपने घर के काम खुद ही करने लगी थी ताकि उन्हें डबल ड्यूटी ना देनी पड़े। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता घर के काम सीखती चली जा रही थी। आज जब अम्मी काम से वापस आई तो बहुत खफा सी थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी मेरी मालकिन का शौहर मुल्क से बाहर होता है, वो सारा सारा दिन घर में तन्हा रहती है, मगर मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है। मैं बोली आप क्या कहना चाहती हैं? अम्मी कुछ सोचकर बोली मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरी बच्ची, मुझे लगता है कि उस घर में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैंने दिल पर हाथ रख लिया और बोली अम्मी कसम खाएं कि आप कल से काम पर नहीं जाएंगी। अम्मी हंस दी और बोली काम पर नहीं जाऊंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी बच्ची? खैर तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा दूं? मैंने नफी में सर हिला दिया था। मैं बोली अम्मी मैं अब पढ़ नहीं पाऊंगी, मेरा दिल किताबों से उचाट हो गया है। फिर आपकी तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि मुझ पर सारे पैसे लुटाती रहे। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी बेटी अब तुम ही तो मेरा आखिरी सहारा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनोगी। अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो फिर क्या मैं सारी जिंदगी लोगों के झूठे बर्तन धोती रहूंगी? हाँ ये बात है कि मैं तुम्हें प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकती, मगर सरकारी स्कूल भी तो अच्छे होते हैं। सरकारी स्कूलों से बहुत से काबिल लोग निकलकर सामने आए हैं। मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली अम्मी पहले तो मुझे अब्बू ट्यूशन पढ़ाया करते थे, अब कौन पढ़ाएगा? अम्मी का चेहरा उतर गया था। ये शाम हम दोनों माँ बेटी पर बहुत भारी गुजरी थी। खैर अगले रोज अम्मी मुझे अपने साथ ले गई थी और मेरा दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था। मैं पढ़ाई में ज़हीन थी, इसीलिए मुझे स्कूल वालों ने हाथों हाथ ले लिया था। अम्मी काम पर जाने से पहले मुझे स्कूल छोड़ आती थी। मैं भी डिप्रेशन से निकलने लगी थी। स्कूल में मेरी दोस्तें भी बन गई थी। एक दिन अम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम्हें 3 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी लेना होगी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरी मालकिन 3 दिन के लिए अपने मैके जाना चाहती है और मुझे अपने घर में रखवाली के लिए छोड़कर जाना चाहती है। मैं ये बात सुनकर खुश हो गई थी, क्योंकि बेशक मैंने अपनी ख्वाहिश छुपा ली थी, मगर दिल तो अभी भी बड़े घर में रहने को चाहता था। अगले ही दिन मैं और अम्मी मालकिन के घर चली गई थी। ये घर मुझे बहुत पसंद आया था। मैं सारा दिन टीवी देखती रही थी, जबकि अम्मी घबराई घबराई सी यहाँ वहाँ घूम रही थी। मैंने अम्मी से वजह पूछी तो कहने लगी हम दोनों माँ बेटी अपने घर में बहुत महफूज थी। मेरा दिल यहाँ बहुत घबरा रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ गलत ही ना हो जाए। अब तो तारीकी भी फैलने लगी थी, इसलिए मुझे भी डर लगने लगा था। मैं बोली अम्मी हम दोनों माँ बेटी मालकिन के कमरे में जाकर सो जाएंगी, क्योंकि पूरे घर में उसी का कमरा सबसे ज्यादा महफूज होगा। अम्मी कहने लगी मैं वैसे तो ना मानती, मगर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मजबूरी में हमें उसी के कमरे में रहना पड़ेगा। यूं मैं और अम्मी मालकिन के कमरे में जाकर लेट गई थी।
अम्मी को थोड़ी देर बाद ही नींद आ गई थी, जबकि मैं पहलू पर पहलू बदलती रही थी। मुझे बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था और तब मेरे कानों में अजीब सी आवाज आने लगी थी। मैंने सर उठाकर देखा तो ये आवाज अलमारी के बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी थी। मैंने कानों पर हाथ रख लिया था, मगर आवाज बढ़ती ही चली जा रही थी। मैंने अम्मी को जगा दिया था और उनसे कहा, मुझे अलमारी में से आवाज आ रही है। अम्मी भी खौफजदा हो चुकी थी। थोड़ी देर तक तो वो भी आवाज सुनती रही। फिर उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और उठकर एक झटके से अलमारी के दोनों पट वा कर दिए थे। सामने का मंजर दिल को दहला देने के लिए ही काफी था। मैं 2 कदम पीछे हटी थी, मगर हैरत तो तब हुई जब अम्मी भागती हुई। दरअसल वो अलमारी नहीं बल्कि खुफिया कमरा था, जहां पर एक मर्द को कैद किया हुआ था। वो बहुत ही बुरी हालत में था। अम्मी ने जब उसको देखा तो भागती हुई उसके गले लग गई थी। वो भी अम्मी के साथ लिपट कर रोने लगा था, जबकि मेरे लिए ये मंजर बहुत ही परेशान कुन था। मैं दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मेरी अम्मी को आखिर क्या जरूरत पड़ी थी उस अजनबी शख्स के गले लगने की? वो वैसे ही उसकी मदद कर देती तो भी ठीक था। खैर, थोड़ी देर बाद अम्मी उस शख्स से जुदा हुई थी और उसको कैद खाने से बाहर ले आई थी। मुझे उस अजनबी शख्स से डर लग रहा था। मैं बोली, अम्मी ये कौन है? तब वो शख्स पहली बार बोला था, बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ जिसने बहुत से लोगों की दिल आजारी की थी। मैं तुम्हारा सगा मामू हूँ, मगर मैंने इंसानियत का तकद्दुस पामाल कर दिया था। मेरी बहन नाजिया की जब शादी हुई तो मैंने इससे हर रिश्ता नाता खत्म कर दिया था, क्योंकि इसकी सास चाहती थी कि नाजिया के हिस्से की जायदाद इसके नाम कर दूं। मगर मैं तो लालच में आ गया था। मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली थी। मेरी बीवी वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैं अपने बूढ़े माँ बाप को मुलाजमों के सहारे छोड़कर अपनी बीवी के साथ इस घर में शिफ्ट हो गया था। कुछ ही अरसे बाद वालिदैन का इंतकाल हो गया तो मैंने पुराने मोहल्ले जाना छोड़ दिया था। अब एक तरह से मैं भी तन्हा ही रह गया था, और इस बात का फायदा मेरी बीवी ने कुछ इस तरह से उठाया कि मुझे इस कमरे में बंद कर दिया और खुद मेरी दौलत को दोनों हाथों से उड़ाने लगी थी। वो अपने तरह तरह की दोस्त बुलाती और अय्याशी करती थी। मैं तो यही समझता था कि इस काल कोठरी में ही मेरी जिंदगी की शाम हो जाएगी, मगर अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। मामू ने अपनी गलती की तलाफी की खातिर अपनी सारी जायदाद अम्मी के नाम कर दी थी। अगली सुबह मालकिन घर आई तो अम्मी कहने लगी कि आपने तो 3 दिन बाद आना था। वो कहने लगी, हाँ मैं एक जरूरी काम से आई हूँ, थोड़ी देर तक चली जाऊंगी। मगर तब तक मामू ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया था। जब मालकिन को इस बात का इल्म हुआ कि हमने उनके शौहर को बाजियाब करवा लिया है तो वो गुस्से से पागल ही हो गई थी। मामू ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और खुद को हब्से बेजा में रखने के सिलसिले में उन्हें जेल करवा दिया था। अब मैं और अम्मी मामू के साथ रहते हैं। हमें बड़ा घर और सारी आशो इशरत फिर से मिल गई है। जिंदगी अच्छी हो गई है, मगर अब्बू के बगैर जो खला है वो पूर्ण नहीं हो सकता। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अम्मी का घर खराब करने के पीछे मामू का ही हाथ था। अगर वो अम्मी का हिस्सा उन्हें दे देते तो दादी कभी भी अम्मी के खिलाफ ना होती और ना ही अब्बू को हर वक्त अम्मी के खिलाफ भड़काती रहती। कहते हैं कि बूंद बूंद पानी अगर पत्थर पर भी गिरता रहे तो उसमें भी सुराख हो ही जाता है। दादी ने अब्बू के कानों में बहुत जहर उंडेला था, जिसका नतीजा तलाक की सूरत में निकला था। काश हम लोग दूसरों की जिंदगियां जहन्नुम बनाने से पहले एक बार ये सोच लें कि जहन्नुम तो आखिरत में भी तैयार हो रही है, जिसका ईंधन पत्थर और सरकश इंसान होंगे। शायद तभी हम अपने मामलात सुधारने लगें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।